भारतीय कपड़े के पतन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय कपड़े और भारतीय जो बुनकर थे उनकी स्थिति अब खराब हो चुकी थी। अंग्रेजी सामान भारत के बाजारों में बिल्कुल पट गया था। पट करने का मतलब पूरा भर गया था। भारत का जो कपड़ा बाजार था, तत्कालीन कपड़ा बाजार, औपनिवेशिक काल में। तो देखिए कुछ दो तीन फैक्ट्स हैं कि 1830 के दशक, दशक का मतलब 10 साल, 1830 का दशक अर्थात 1830 से 1839 तक, 1830 के दशक तक जो भारत के बाजार थे वो ब्रिटेन के कपड़ों से पूरे पट गए थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजारों में ब्रिटेन का कपड़ा, याद रखना इसको आप, ब्रिटेन का कपड़ा पूरी तरह घर कर चुका था। ये वो समय था, अब इंग्लैंड की बारी आई थी। पहले भारत का कपड़ा बहुत फेमस था, उसने दूर से विदेशों में जितने भी यूरोप और अमेरिका के जो बाजार थे उसको खत्म किया था, लेकिन अब उन्होंने अपनी नीतियों से भारतीय कपड़े को प्रभावित करना शुरू किया था। लेकिन फिर भी इसके उपरांत भी कुछ चीजें ऐसी थी। भारत का जो हथकरघा उद्योग था, जो हाथ से बनाने के जो कला थी लोगों की, वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी और नहीं उसको कोई कर पाया था। हथकरघा बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जो हाथ से कपड़ा बनाते थे उसमें कुछ अभी तक जान बाकी थी। हथकरघा बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अब कुछ आशान्वित जो बातें थी वो भारत के पक्ष में क्या थी? पहले तो कुछ जो किस्में थी कपड़ों की वो मशीन पे बनती नहीं थी, वो हाथ से ही बनती थी। तो खूबसूरत तथा जटिल किनारी वाली जो साड़ियां हैं, खूबसूरत तथा जटिल, जटिल का मतलब जिसकी बुनाई थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, टेढ़ी थी तथा जटिल बुनाई, किनारी वाली साड़ियां हाथों से बनती थी। हाथों से बनती मतलब हाथ की बुनाई से बनती थी, जो कि मशीनों पे संभव नहीं थी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कुछ राहत की खबर थी भारतीय उद्योग के लिए। परंपरागत जो कपड़े थे, परंपरागत पहनावे के जो कपड़े थे, कुछ विशेष किस्में थी वो हाथ से ही बनती थी। परंपरागत पहनावे के कपड़े, जो ट्रेडिशनल क्लोथ से परंपरागत पहनावे के कपड़े तथा कुछ खास किस्में मशीनों पर नहीं बनती थी, मशीनों पर तैयार नहीं होती थी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर भारतीय बुनाई के नए केंद्र विकसित हो रहे थे, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर सोलापुर, बुनाई के नए केंद्र। सोलापुर महाराष्ट्र, आपने सोलापुर के खेसले देखे होंगे, मोटी चादरें आती हैं, अभी भी आपके घरों में मिल जाएगी। मेरे घर में तो सोलापुर के खेसले अभी भी पड़े जो हम सर्दियों में यूज करते हैं। मोटे कपड़े, सोलापुर महाराष्ट्र, मदुरई तमिलनाडु, ये नए बुनाई के केंद्र विकसित हो रहे थे। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे, ये सिलेबस में दिया है आपके। बुनाई के नए केंद्र अभी विकसित हो रहे थे। इसी समय महात्मा गांधी का आह्वान, महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाओ, हाथ से कटा हुआ सूत इस्तेमाल कीजिए। क्या आह्वान किया? कि हाथ से कटा सूत तथा
खादी का प्रयोग करें। अब खादी राष्ट्रीयता की पहचान बन गई थी बेटा, खादी का प्रयोग करें, पहली चीज तो ये। उसके बाद में उन्होंने खादी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उस समय लोग खादी पहनने लगे, खादी का एक राष्ट्रवाद की तरह से, मतलब खादी को राष्ट्रवाद की नजर से देखा जाने लगा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें। महात्मा गांधी ने आह्वान किया लोगों से, खादी का प्रयोग करें, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करें। 1931 में उन्होंने जो चरखा था, अब चरखा भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गया था। चरखे को राष्ट्रीयता से जोड़े। हर घर में चरखा चाहते थे गांधी जी की, हर घर में चरखा हो, लोग अपने हाथ से जो है कपड़ा खुद का बना करके खुद पहने। 1931 में जो चरखा है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तिरंगे वाली पट्टी के अंदर उसको जगह मिली। 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के मध्य जगह मिली। आप चित्र में देख सकते हैं। तो चरखा राष्ट्रीयता का प्रतीक बनता जा रहा था धीरे धीरे। ये सारे कपड़ों से जुड़ा था। इसलिए अब हम बात करते हैं कि जो बेरोजगार बुनकर हुए थे उनका क्या हुआ। देखो, ये जो अभी हमने बोर्ड वर्क जो मैं आपके सामने लिखा उसमें क्या क्या था। एक तो आपको पता रखना है कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार में ब्रिटेन का कपड़ा पूरी तरह से आ गया था। भारत के कपड़े के दुर्दिन शुरू हो गए थे, खराब स्थिति शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी राहत वाली बात यह थी कि जो हथकरघा बुनाई थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। सबसे पहली बात, क्योंकि जो खूबसूरत और जो जटिल बुनाई वाली जो साड़ियां वगैरह है, किनारी वाली साड़ियां, वो हाथों से ही बनती थी। जो परंपरागत कपड़े थे वो कुछ खास किस्में उसकी थी, वो मशीनों पर तैयार नहीं होती थी। इसी के साथ में जो गांधी जी थे उन्होंने आह्वान किया लोगों से कि भाई हाथ से बना कथा और सूत और खादी का प्रयोग करो, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो और चरखे को जगह दो, है ना। और 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के बीच में जगह मिली। ये सारी चीजें क्या थी, 1 2 3 4, ये सारी चीजें भारतीय कपड़े को एक बचाने का एक प्रयास था। इतनी जबरदस्त चाल, भारतीय के कपड़े को बाहर करने का जो उनका पूरा एजेंडा चल रहा था, उसके बीच में ये राहत वाली खबर थी भारतीय कपड़े के लिए। तो कुल मिलाकर ये सुकून देता। जब भी हम पढ़ते हैं ये सब चीजें पढ़ते हैं तो थोड़ा सुकून मिलता है। चलिए, कुछ चीजें ऐसी भी थी जो भारत को कपड़े को बचाने का प्रयास कर रही थी। अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे, इन सारी स्थितियों में वो बुनकर जो बेरोजगार हो गए उनके साथ क्या हुआ। उसके बाद में सूती कपड़ा मिलों का उदय। लिखिए इसको आप, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। जो बुनकर बेरोजगार हो गए थे उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने अपना पेशा बदल दिया, अपना रोजगार बदल दिया। कुछ लोग खेतिहर मजदूर बन गए, कुछ खेतिहर मजदूर बन गए, खेतों में काम करने लग गए। कुछ खेतिहर मजदूर बने, पेशा बदल रहे। आप देखिए, रोजगार बदल गया उनका। कुछ लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ पलायन कर गए। कुछ अन्य कामों की तलाश में शहरों की तरफ पलायन कर गए। ध्यान रखना, शहरों की तरफ पलायन कर गए। कुछ लोगों ने खेती को अपनाया, कुछ शहर की तरफ गए। कुछ लोग जो है अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने लग गए। अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका के बागानों में
काम करने चले गए। हम पढ़ रहे हैं बुनकरों के साथ क्या हुआ, बुनकरों का जो व्यवसाय कैसे बदला। कुछ लोग मुंबई, कानपुर, सोलापुर, नागपुर, अहमदाबाद जैसे कपड़ा कारखानों में नौकरी करने लगे। यहां पर लिखूंगा मैं, मुंबई, कानपुर, सोलापुर, अहमदाबाद, नागपुर में कपड़ा कारखानों में नौकरी करने लगे। कपड़ा कारखानों में नौकरी करने लगे। तो अगर मान लो पूछ ले कि ब्रिटेन द्वारा जब भारतीय कपड़े का पतन किया गया या भारतीय कपड़े का जब पतन हुआ तो जो बुनकर बेरोजगार हो गए थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको ये 4 बिंदु पता रखने हैं। कुछ खेतिहर मजदूर बने, कुछ लोग अन्य कामों की तलाश में शहर की तरफ गए, नगरों की तरफ पलायन हो गया, कुछ अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बागानों में काम करने गए। बहुत सारे लोगों ने मुंबई, कानपुर, सोलापुर, अहमदाबाद, नागपुर जैसे वहां पे कपड़ा कारखानों में नौकरी स्टार्ट कर दी। अब हम पढ़ते हैं सूती कपड़ा मिलों का उदय। सूती कपड़ा मिलों का उदय, भारत के अंदर एक परिवर्तन का दौर था ये। अब हम देखेंगे भारत में जो सूती कपड़ा मिलें हैं वो कैसे स्टार्ट हुई। तो जो पहली सूती वस्त्र मिल थी भारत की, पहली सूती वस्त्र मिल वो 1854 में मुंबई में, याद रखना आप इसको, बहुत अच्छा फैक्ट है ये। 1854 में मुंबई में कावसजी डाबर नानाभाई, याद रखना नाम, कावसजी डाबर नानाभाई द्वारा स्थापित हुई। यह सफल मिल थी। किसी ने 1818 में कलकत्ता में फोर्ट ग्लेस्टर में पहला प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं होती। 1854 में मुंबई के अंदर कावसजी डाबर नानाभाई ने पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की थी। आप इसको ध्यान में रखेंगे। 1854 में भारत की पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में। मुंबई भी जो है एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहां से इंग्लैंड और चीन को कपास का निर्यात भी किया जाता था। देखिए मुंबई, थोड़ा मुंबई के बारे में हम जान लेते हैं। मुंबई सबसे पहला तो महत्वपूर्ण बंदरगाह जहां से विदेशी व्यापार बहुत अच्छा फल फूल रहा था। यहां से इंग्लैंड और चीन को, इंग्लैंड और चीन को कपास निर्यात भी होता था। कपास निर्यात इसलिए होता था, निर्यात का मतलब है जब आप विदेशों को सामान बेचेंगे। निर्यात बेटा इसलिए हो रहा था क्योंकि इंग्लैंड जो है वो काली मिट्टी की उपजाऊ, इंग्लैंड सॉरी मुंबई की बात कर रहा हूं। मुंबई जो है वो काली मिट्टी के उपजाऊ क्षेत्र में स्थित था। और आपको पता है काली मिट्टी जहां होगी वहां पे कपास ज्यादा पैदा होगा। तो महाराष्ट्र में आज भी कपास ज्यादा होता है। महाराष्ट्र, गुजरात जो काली मिट्टी का जो बेल्ट है, जो पठारी क्षेत्र आप नीचे जाएंगे ना, जैसे दक्षिण का पठार, दक्कन का पठार, वैसे भी काली मिट्टी के लिए जाना जाता है। वहां पे कपास ज्यादा होता था। मुंबई जो है नजदीक पड़ता था तो वहां से फिर वो एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था। दूसरा, यहां पे देखिए 3 हो गया। चौथा, कामगार आसानी से मिल जाते थे। कामगार या श्रमिक मुंबई में उपलब्ध थे जो कि काम करने के लिए जल्दी आ जाते थे। तो मुंबई का इसलिए महत्व था, याद रखना। कामगार वर्ग आसानी से मिल जाता। अगर मुंबई की बात करें कि मुंबई इतना डेवलप क्यों हुआ, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इंग्लैंड और चीन को यहां से कपास निर्यात होता था। काली मिट्टी के पास में क्षेत्र ये स्थित था क्योंकि काली मिट्टी कपास के लिए ज्यादा
फायदेमंद रहती है। चौथा, यहाँ पे जो कामगार वर्ग है वो उपलब्ध था। तो बुनकरों पे क्या असर पड़ा? देन सूती कपड़ा मिलों का भारत के अंदर उदय, ये जो नया टॉपिक इसके अंदर स्टार्ट हुआ, उसमें पहली कपड़ा मिल 1854 बंबई में। फिर हमने 4 बिंदुओं के अंदर बंबई के महत्व को जाना। कामगार वर्ग आसानी से मिल गया, सारे थे। 1900 तक आते आते यहां पर 84 कपड़ा मिलें स्थापित हो गई थी, जो कि गुजराती और पारसी व्यापारियों ने स्थापित की थी। पारसी व्यापारी, गुजराती व्यापारी। 1900 तक आते आते 84 कपड़ा मिलें यहां पर स्थापित हो चुकी थी। अहमदाबाद में सबसे पहली मिल जो है 1861 में स्थापित की गई। यहां पे लिख देता हूं मैं, अहमदाबाद 1861 पहली वस्त्र मिल यहां पर लगी। पूछ लेते हैं कभी कभी, दिया हुआ है तो याद करने में आनाकानी नहीं। अब देखिए, शुरुआत हो रही थी भारत में कपड़ा मिलों की, लेकिन इंग्लैंड नहीं चाहता था, इंग्लैंड का व्यापारी नहीं चाहता था कि भारतीय कपड़ा मिलें आगे बढ़े। इसलिए उनको शुरुआती दशकों में, या जो इनिशियल स्टेज थी इसकी, उसमें समस्या का सामना करना पड़ा। कोई भी काम करेंगे आप, शुरू में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यहां पर एक प्रश्न बनता है कि भारतीय वस्त्र उद्योग या भारतीय कपड़ा मिलों को, भारतीय कपड़ा उद्योग को शुरुआत में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और वो मैं अगले बोर्ड वर्क में लेता हूं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। शुरुआती दशकों में या प्रारंभिक समय में भारतीय कपड़ा उद्योग या भारतीय जो कपड़ा मिले थे वो किन किन समस्याओं से जूझ रही थी, उसको हम 3 बिंदुओं में समेटेंगे। सबसे पहले तो ये कि उनको ब्रिटेन से आए हुए सस्ते कपड़े से मुकाबला करना था। तो पहला, ब्रिटेन से या इंग्लैंड से आए सस्ते कपड़े से उसका मुकाबला था। तो सस्ते कपड़े से उनको मुकाबला करना था, पहली चीज तो ये। दूसरा, ये आप पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सस्ता किया। दूसरा, देखिए कोई भी देश होता था ना, अपने यहां पे जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी उसको आप प्रोटेक्शन कर देता था, उसको संरक्षण देता था। जैसा कि हमने कैलिको एक्ट में देखा था 1720 में इंग्लैंड की सरकार ने अपने व्यापारियों के लिए किया था। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी कोई रियायत औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय व्यापारियों को नहीं दी। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना। ब्रिटिश सरकार, जो कि उस समय भारत की औपनिवेशिक सरकार थी, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी तरह का संरक्षण नहीं मिलना, संरक्षण नहीं मिलना। उसके बाद में जो तीसरा बिंदु हम लिख सकते हैं वो ये था कि उत्पादित माल पर औपनिवेशिक सरकार ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था, जिससे भारत का जो कपड़ा है वो महंगा बिकता था। उत्पादित माल पर, जो भी भारत के यहां पर कारखानों में माल उत्पादित हो रहा था, उत्पादित माल पर औपनिवेशिक सरकार, जो कि उस समय इंग्लैंड की सरकार थी, भारत के सारे मामलों को देखती थी, औपनिवेशिक सरकार द्वारा अधिक कर लगाने के कारण, अधिक कर लगाने के कारण कपड़ा महंगा बिकता था। तो लोग उसको लेने में थोड़े से हिचकते थे कि ये महंगा सामान क्यों ले हम। तो ये प्रॉब्लम थी। प्रश्न आता है सीधा सीधा कि शुरुआती दशकों में या शुरुआती जो प्रारंभिक वर्ष थे उसमें भारतीय कपड़ा उद्योग को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये वाला जो प्रश्न है वो आपको लिखना है कि ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़े से उसका मुकाबला था। दूसरा, ब्रिटेन की जो सरकार है उसने किसी प्रकार की कोई रियायत भारतीय कपड़ा उद्योग को उस समय नहीं दी, उल्टा ज्यादा टैक्स दिया, अधिक कर, जिसके कारण में यहां का कपड़ा महंगा बिकता था। समस्याएं बहुत थी। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर सर विकास कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। इसको जीवनदान मिला प्रथम विश्व युद्ध में। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं आप जिसको, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, याद रखना
1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब इंग्लैंड में जो सामान उत्पादित हो रहा था वो सारा का सारा युद्ध की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में ही चला जाता था, तो जो आम लोगों की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। उस समय इंग्लैंड और वहां के लोगों ने भारत की तरफ देखा कि हाँ, यहां का कपड़ा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय कपड़ा मिलों को नया जीवन मिला। लिख सकते हैं हम प्रथम विश्व युद्ध, इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध के समय इस दौरान भारतीय कपड़ा मिलों को नया जीवन मिला। नया जीवन मिलने से मतलब है उनका जो उत्पादन था वो लोगों के हाथों में अब जाने लगा, क्योंकि इंग्लैंड की आवश्यकता इंग्लैंड में पूरी हो रही थी, युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पूरी हो पा रही थी, तो आम आदमी को क्या वो कपड़ा अवेलेबल करवाएंगे। ब्रिटेन में जो उत्पादित सामान था वो कम पड़ने लगा। इंग्लैंड में उत्पादित सामान कम पड़ने लगा। पड़ेगा ही कम, युद्ध की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। तब जाकर के भारत की तरफ ये लोग देखने लगे और जो भारतीय सामान है, भारत का जो कपड़ा है, उसमें संभावना है लोगों को नजर कम पड़ने लगा। इन परिस्थितियों मतलब विश्व युद्ध की परिस्थितियों में, इन परिस्थितियों में भारतीय कपड़ा लोगों के बीच पहुंच बनाने लगा, लोगों के बीच पहुंचा, लोग उसको इस्तेमाल करने लगे और भारत में जो कपड़ा मिले थी उसको एक नया जीवन मिला। तो इसमें भी 3 बिंदु है, ये आप लिख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फिर क्या परिस्थितियां चेंज हुई। इंग्लैंड में सामान कम पड़ने लगा तो लोग जो है वो भारतीय कपड़ा खरीदने लगे। अब यहां पर हमने बुनकर और फैक्ट्री मालिक ये वाला जो टॉपिक, अब लोहा बनाने वाले आएगा, आयरन स्मेल्टर्स, सूती वस्त्र उद्योग वाला जो मामला यहां पे समाप्त होता है इस वीडियो में। नोट्स जरूर बनाएं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब अगर आपने यहां तक ये चैप्टर पढ़ा है, इसके सारे नोट्स लिख दिए पूरे वीडियो देख करके, इसे चौथा वीडियो है, दावे से है इसमें से कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे सिस्टमेटिकली। प्लस आपके अंदर एक सिस्टम डेवलप होगा नोट्स लिखने का, वो आपके आगे जाकर के बहुत काम आएगा। मुझे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जरूर मैसेज करें कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। लिखिए इसको। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में।